जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका फिर आपका इस सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 3.3 जो कि कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.3 जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये पार्ट है। आज हम लोग इस क्लास में इसी पार्ट के बारे में बात करेंगे, प्रश्नावली 3.3 चैप्टर के बारे में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में इसके महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज पढ़ रहे थे, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना और उसके बाद हम लोग अब चैप्टर के माध्यम से जो प्रश्न है उसके एक एक प्रश्नों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको जानेंगे। तो चलते हम लोग प्रश्नावली 3.3 एनसीईआरटी मैथ के हम लोग 3.3 में। जैसा कि हालांकि ये चैप्टर है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि पर मैंने एक स्पेशल टॉपिक बनाया हुआ है और जो आप लोग उसको भी देख लेंगे और इस क्लास में हम लोग नंबर वाइज सवालों को देखते हैं कि क्या सवाल कहना चाहता है। तो देखिए सवाल आपका एनसीईआरटी बुक्स में पहला नंबर कहता है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से हल करें। बहुत अच्छे तरीके से सवाल दिया है, इसको कहता है प्रतिस्थापन विधि से हल करें। x + y = 14, x - y = 4। इस प्रकार से हम लोग इसका पढ़े भी हैं और फिर से हम लोग इसको बनाएंगे कि किस प्रकार इसमें कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि स्थान का स्थानांतरण, अर्थात एक का मान दूसरे में स्थापित करके इसका हल निकालना, चर का मान निकालना। प्रति मतलब एक, प्रत्येक, स्थापन मतलब स्थानपन, अर्थात एक का स्थान दूसरे में बदलकर उसका मान निकालने के लिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। तो इस विधि से हम लोग देखेंगे, दिया है यहाँ दिया है x + y = 14। x + y का मान दिया हुआ है 14। इसमें से हमें करना क्या होगा, x या y किसी का मान हमें एक निकालना पड़ेगा, तभी तो दूसरे में हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ अगर हम y का वैल्यू निकालते हैं 14, ये +x है, उधर जाएंगे तो -x हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका समीकरण, जैसे कि यहाँ दिया हुआ था समीकरण फर्स्ट, इसको लिख देंगे, इसको सेकेंड लिख देंगे, तो यहाँ ये हो जाएगा समीकरण थर्ड। या तो डायरेक्ट सबको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट पुनः x - y = 4, ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट से x + y = 14 दिया है, तो यहाँ x का मान अगर ही लगा लेते हैं तो 14 - y, ये हो जाएगा हमारा समीकरण थर्ड। क्या कि समीकरण फर्स्ट सेकेंड दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, समीकरण थर्ड होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे। फिर अब देखना यह है कि जिसको हम लोग तोड़ेंगे अर्थात जिसका मान निकालेंगे जिस समीकरण का, उसको उसमें हम लोग ये मान नहीं रखेंगे। अगर ये मान रखेंगे तब फिर से हम वहीं पहुँच जाएंगे, इसीलिए हम इसके दूसरे वाले में रखेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ समीकरण फर्स्ट को तोड़ा है, तो यहाँ हम लोग समीकरण सेकेंड में रखेंगे। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर जब समीकरण सेकेंड में x का मान रखेंगे, x - y = 4, x का मान हो गया 14 - y = 4। फिर यहाँ देखेंगे 14 - 2y = 4 हो गया। फिर आगे देखेंगे हम लोग -2y = 4 यहाँ 4 और ये प्लस है 14, इधर आने के बाद -14 हो जाएगा। फिर अगर हम इसको आगे लेकर आएंगे, या लिखते जाएंगे यहाँ या, फिर हम लोग यहाँ या लिखेंगे, यहाँ या लिखते जाएंगे। तो यहाँ -2y या में, तो यहाँ y बराबर हो जाएगा, या तो अभी रहने दीजिए, -2y = 4 में 14 जाएगा तो -10 हो जाएगा। फिर या में लिख देंगे y = -10/-2,
तो टोटल y का वैल्यू हो जाएगा 5। यहाँ हमारा y का वैल्यू 5 आ जा रहा है, यहाँ हमारा y का वैल्यू 5 आया। और इस y के वैल्यू में अब हम लोग यहाँ जो y का मान निकला हुआ है, देखिए सवाल कोई एक निकला, x या y किसी का अगर मान निकला हुआ है तो हम लोग 1 2 3 तीनों समीकरण में से किसी में बैठा करके हम उसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा सबसे इजी मेथड है, यहाँ अगर हम y का मान एक ही बार में रखेंगे, गुना भाग भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और x का मान हमें निकल जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, तो थर्ड का मान है यहाँ x बराबर 14 माइनस y, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5, इसलिए x का मान हो गया 9, इसलिए x का मान हो गया 9। तो अतः फाइनल लिख देंगे, अतः x बराबर 9 y बराबर 5, यही इसका आंसर हो गया, x बराबर 9 y बराबर 5, x बराबर 9 y बराबर 5 इसका करेक्ट आंसर हो गया। कोई डाउट इसमें, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बताएंगे। तो यहाँ जैसे x या y प्रतिस्थापन विधि में एक का मान दूसरे में स्थापित रखेंगे, और यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जिस समीकरण को तोड़ेंगे उसमें हमें नहीं रख करके दूसरे में मान रखना है, इस बात का हमें फोकस करके ध्यान में रखना होगा। तो 1 नंबर का पहला सवाल था। अब हम लोग इसके दूसरे सवाल को देख लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइएगा ताकि उसको सॉल्व कर सके। स्क्रीनशॉट लगाते जाएंगे फटाक से ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से नोट्स कर सके। अब आपका दूसरा नंबर सवाल है, s माइनस टी बराबर 3s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। देखिए सवाल में यहाँ कितने अच्छे तरीके से दिया है। तो जस्ट हम लोग करेंगे क्या, s माइनस टी दिया हुआ है, s माइनस टी, ये जरूरी नहीं है कि इसको किसी को भी तोड़ सकते हैं, फर्स्ट को भी सेकंड को भी। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है s माइनस टी बराबर 3, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। पुनः s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। यहाँ हम लोग इसको भिन्न का जोड़ करके इसको सरल कर सकते हैं। 3 2 का एलसीएम 6 हो गया, 3 दूने 6, यहाँ हो जा रहा है 2s हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6 3t हो जाएगा बराबर 6। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, 2s प्लस 3t, 6 गुना 6 करेंगे 6 का 36, इसके नीचे में 1 है तो इतना ही हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 36। ये हो गया समीकरण सेकेंड, ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, यहाँ आसान है तोड़ना इसीलिए हम लोग समीकरण फर्स्ट लेंगे। s का वैल्यू निकालेंगे, इसमें s बराबर 3 और माइनस टी है तो उधर जाएंगे प्लस टी, 3 प्लस टी, ये हो गया समीकरण थर्ड। तो लिख देंगे समीकरण सेकेंड में, जब फर्स्ट को तोड़ा हुआ है सेकेंड में रखेंगे, समीकरण सेकेंड में s का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में s का मान रखने पर, सेकेंड है 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t बराबर 36, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू s का मान 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36, या 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। आगे लेकर यहाँ देखेंगे हम लोग 6 प्लस 5t इक्वल टू 36, फिर यहाँ करेंगे 5t का मान रहने देंगे 36 और माइनस 6, या करेंगे t का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 30, ये गुना से 5 है तो यहाँ आ जाएगा भाग में, इसलिए t का मान हो जाएगा 6, ये हो गया t का मान हमारा 6। और फिर देखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे समीकरण थर्ड में t का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में t का मान रखने पर, जब समीकरण थर्ड में हम लोग t का मान रखेंगे तो s बराबर 3 प्लस t है, s बराबर 3 प्लस t, तो s बराबर 3 प्लस 6, इसलिए s बराबर 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 9, 6 और 9, जैसे कि s का मान हो गया 9, 9 में 6 जाएगा 3,
हाँ 9 3 6 2, हाँ हो जा रहा है। तो एस का मान हो गया 9, टी का मान हो गया 6, अतः लिख देंगे हम लोग, अतः एस का मान 9, टी का मान 6, फाइनल डिसीजन ये हो गया हमारा आंसर। सवाल बना करके यहाँ एक्सप्लेन जरूर करना पड़ेगा, एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से किसी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा। एग्जामिनर ये चेक करता है कि बच्चे कितने केयरली से बनाया है, कितना अच्छा से बनाया, कितना ध्यानपूर्वक बनाया है, हर एक चीज़ों का ख्याल करते हुए अच्छे तरीके से इसको लुकिंग देते हुए अच्छे तरीके से डिजाइनिंग करते हुए इसको लिखा है। इसका मतलब बच्चे में कॉन्फिडेंस है, इसीलिए यहाँ हम एक्सप्लेन करके अपने कॉन्फिडेंस को जाहिर करेंगे कि हाँ हम अपने दिमाग का यूज़ करके कॉन्फिडेंस के साथ बनाए हुए। एस का मान 9, टी का मान 6, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है तो बताना इसमें। तो अब चलेंगे हम लोग सवाल नंबर 3 में। सवाल नंबर 3 क्या है देख लेते हैं, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। सवाल नंबर 3, इसके 3 में आते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। यहाँ कुछ देखिएगा, हालांकि हम लोग जानते हैं इसका आंसर होगा नहीं, फिर भी हम लोग यहाँ इसके पॉइंट चढ़ा करके बता देंगे कि इसका नहीं होगा। दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। देखिएगा इस कंडीशन में सवाल क्या है, तुलना करके जब हम लोग याद करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं तुलना करेंगे 3/9 बराबर 1/3 बराबर 3/9। यहाँ देखेंगे 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3 आएगा। इसका मतलब तुलना करने पर होता है अपरिमित रूप से अनेक हल है, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल है। x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब जो कुछ रखेंगे सब कुछ सही है। अर्थात अपनी मर्जी के हिसाब से इसका एक आंसर नहीं होगा, अद्वितीय ना होकर के, बल्कि यह क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसलिए इसका मान जो होगा सही ढंग से नहीं निकलेगा, क्योंकि x और y दोनों का मान पूर्ण रूप से कट जाएगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं यहाँ समीकरण फर्स्ट से 3x बराबर हो जाएगा, या तो डायरेक्ट 3x माइनस 3 इक्वल टू y, ये हो जाएगा समीकरण थर्ड। अब समीकरण सेकेंड में रखते हैं, देख लेते हैं जांच करके, हाँ आंसर तो होगा नहीं है। समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 और 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, 9x माइनस 9x माइनस प्लस 9 बराबर 9, 9 माइनस माइनस 9 प्लस 9 खत्म हो गया, इसलिए यहाँ बच जाएगा 9 बराबर 9। यहाँ देख सकते हैं यहाँ x और y कोई रहा ही नहीं, यहाँ x का मान क्या हो गया, दोनों पूर्ण रूप से कट गया। इसका मतलब है यह इसका अद्वितीय रूप यानी इसका जो अपरिमित रूप से कोई हल नहीं होगा। तुलना कर चुकी लिख दीजिएगा, तुलना करने पर ज्ञात होता है, तुलना करने पर ज्ञात होता है कि इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। यहाँ हमने आपको बताने के लिए लिखा कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। हम लोग अगर इसको डायरेक्ट बोल देंगे इसका आंसर नहीं निकलेगा, अर्थात इसका हल नहीं होगा, तो मन में ये डाउट आएंगे आखिर क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो हमने तुलना करके आपको दिखाया कि यहाँ देखेंगे कि तीनों का मान बराबर है। जैसे फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ये तुलना हम लोग करते हैं, इस तुलना से जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो अपरिमित रूप से क्या हो जाते हैं, अनेक हल हो जाते हैं, अर्थात अद्वितीय ना होकर के अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या होंगे ये पता नहीं, लेकिन अनेक हल है, बहुत सारा हल हो सकता है, एक हल नहीं बल्कि बहुत सारा हल होंगे। इसलिए इसका आंसर हम लोग यहीं तक छोड़ देंगे। समझ में आई? कोई डाउट है इस सवाल में? तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं अब, इसी के क्वेश्चन नंबर 4 को।
देखिए इस तरह का सवाल दिया हुआ है, तो हम लोग इस सवाल को कुछ विशेष करेंगे। इस बार थोड़ा सा पॉइंट है, तो पॉइंट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पॉइंट को भी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। हाँ, फिर हो जाएगा तथा 0.4x प्लस 0.5y, यहाँ y छूट गया था, बराबर 2.3। अब देखिए ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकेंड। यहाँ देखिए सवाल को थोड़ा सा कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। सबके एक अंक के बाद ही दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव है, सब में एक अंक के बाद दशमलव है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक अंक के बाद दशमलव होता है तो समीकरण को 10 से हम लोग गुना कर देते हैं। तो 10 से जब 2 अंक के बाद होगा तो 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों को 10-10 से गुना कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर जब 10-10 से गुना कर देते हैं दोनों को, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हो जाएगा समीकरण थर्ड, ये हो जाएगा समीकरण फोर। आप देख सकते हैं समीकरण थर्ड को अब तोड़ेंगे समीकरण थर्ड से। अब यहाँ तोड़ना है इसको, x या y वैल्यू किसी का मान हमें निकालना है। समीकरण थर्ड से मान निकालेंगे, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, इसलिए x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हो गया समीकरण 5, ये हो गया इक्वेशन 5। देखिएगा सवाल यहाँ 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये हो गया 5। आगे देखेंगे हम लोग समीकरण थर्ड को तोड़े हुए हैं। समीकरण फोर में x का मान रखने पर, समीकरण फोर में x का मान रखने पर, इस बार हमने 4 में रख रहे हैं क्या है कि समीकरण 2 को बढ़ा हुआ था एक्स्ट्रा में, उस समीकरण के कारण से 4 5 आया। तो यहाँ देखेंगे समीकरण 4 का मान है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। 4x 4 इंटू x का मान हो गया 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो यानी 2 गुना 13 कर देंगे 26 और 3 दूने 6y प्लस 5y बराबर 23 हो जाएंगे। या करेंगे तो टोटल देखेंगे 26 माइनस y इक्वल टू 23 हो जाएगा। अगर हम लोग इसका मान निकालें तो यहाँ अगर इसको इधर ला दे या उधर भेज दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। 26 माइनस 23 और y को डायरेक्ट उधर कर देंगे तो माइनस y, तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएंगे प्लस y, या तो माइनस y बराबर 23 माइनस 26 वो भी कर सकते हैं, या y को ही उधर भेज देंगे और उधर हम इसको ला लेंगे। तो यह हो जाएगा हमारा 3 बराबर y, इसलिए टोटल लिख देंगे y का मान 3। यहाँ क्या हो गया y का मान 3 हुआ। अब रखेंगे समीकरण यहाँ 4 में रखे हुए, समीकरण अब 5 को रखेंगे। समीकरण 5 में y का मान रखने पर, समीकरण 5 में y का मान रखने पर, समीकरण 5 का मान हो गया x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। इसका मान अगर हम रख देंगे 13 माइनस 3 गुना 3 बटे 2, 13 माइनस 9 बटे 2, x बराबर 4 बटे 2 बराबर 2। यहाँ टोटल का मान हो जाएगा इसका, इसलिए x बराबर 2 फाइनल में लिख दीजिएगा। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, x का मान 2 y का मान 3। ये हो गया हमारा क्लियर, x का मान 2 और y का मान 3। कोई दिक्कत इसमें, पॉइंट तोड़ने वाले में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब हमारा एक अंक के बाद, यहाँ देखेंगे एक अंक के बाद दशमलव रहेगा, दशमलव एक अंक के बाद दशमलव रहेगा तो वह हम लोग 10 से गुना कर देंगे। 2 अंक के बाद रहेगा तो हम लोग 100 से गुना कर देंगे। 3 अंक से रहेगा तो 1000 से गुना कर देंगे हम लोग। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जितने पॉइंट के बाद दशमलव होंगे, जितने अंक के बाद उतना शून्य वाले से हम लोग उसको गुना करके उसका दशमलव समाप्त कर देंगे। समझ में आई? तो हमें उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी, कन्फर्म।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं आप। पाँच नंबर में देखेंगे हम लोग √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये समीकरण को आपको हल करना है। देखेंगे इस समीकरण को कैसे हल करना है और कैसे इसको बनाना है। चलिए सॉल्व से लेते हैं हम लोग। सॉल्व दिया है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 दिया है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, तथा √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये हो गया समीकरण सेकेंड। क्या लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से? √2x ये प्लस 3y है तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे -3 रूट के साथ, इसलिए x का वैल्यू निकालेंगे -√3y बटे √2y। ये हो गया हमारा समीकरण 3। यहाँ रखेंगे समीकरण 3 हुआ। अब इसको मान करेंगे क्या, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर। देखते जाइएगा समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर। समीकरण सेकेंड में जब हम लोग x का मान रखते हैं तो √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है। तो √3x का वैल्यू है आपका -√3y अपॉन √2 माइनस √8 है तो 2√2y हो जाएगा। 2√2 अर्थात 2√2 का मान हो जाएगा 8, रूट में 0 हो जाएगा। टोटल देखेंगे √3 गुने √3 करेंगे तो -3y बटे √2 बराबर -2√2 बराबर 0। आगे सवाल में आएंगे -3y, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। √2 का एलसीएम √2 हो जाएगा। √2 से √2 एक बार में मिलेंगे तो -3y हो जाएगा। माइनस इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 है, 1 से √2 में मिलेगा, गुना कर देंगे तो 2 गुना 2 तो टोटल हो जाएगा 4y बराबर 0। आगे यहाँ करेंगे √2 गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, -7y बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए y का मान हो जाएगा 0 बटे -7, इसलिए y का मान हो गया 0। 0 से किसी संख्या में, 0 को हम लोग किसी संख्या से भाग देते हैं या 0 से किसी संख्या को हम लोग गुना करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में जब हम लोग y का मान रखेंगे तो x का मान हो जाएगा √3y माइनस √3y बटे √2। x का मान हो जाएगा -√3 गुने 0 बटे √2, या हो जाएगा टोटल में 0 बटे √2, यहाँ फिर हो जाएगा इसलिए x बराबर 0। फिर यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 0 y बराबर 0, दोनों आंसर 0 0। फाइनल डिसीजन हमारा x का मान भी 0 y का मान भी 0 0 0, दोनों का आंसर क्लियर हो गया। अब यहाँ रूट वाले भी आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से जितना भी रूट वाला होगा रूट वाले को आप इस तरह से बना करके हल कर सकते हैं। समझ में आई? तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। इसी का क्वेश्चन 6 है, चैप्टर पहला का 6 नंबर, ये जो पहला नंबर सवाल का 6 नंबर सवाल। छः नंबर इसका सवाल है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 इक्वल टू -2 और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। यहाँ 13/6 इस प्रकार का सवाल दिया है। अब इस सवाल को देखेंगे हम लोग किस प्रकार से ये कहता है। देखिए सवाल थोड़ा सा ये इस बार फ्रैक्शन में है अर्थात भिन्न में है, तो थोड़ा सा कुछ लगेगा लेकिन लगने नहीं देना है, जो होगा देखा जाएगा। दिया है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3
बराबर -2, अर्थात 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। यहाँ हम लोग करना क्या है, सबसे पहले इसका हम लोग फ्रैक्शन का यानी जो एडिंग फ्रैक्शन है इसको, ये सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन अर्थात भिन्न का घटाव है, इसको हम लोग पहले एलसीएम लेकर कर लेंगे। 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 से 6 3 में मिल जाएगा, 3 गुने 3 3 तिया 9, 3 से 6 2 में मिलेगा, 5 दूना 10y बराबर -2। तो टोटल अगर हम लोग कर देंगे, इसलिए 9x - 10y बराबर टोटल हो जाएगा 6 दूना 12। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। ये क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। तथा x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। या करेंगे हम लोग 3 और 2 का एलसीएम 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। 6 खत्म हो गया आपका, यहाँ हो जाएगा टोटल, इसलिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे समीकरण, किसको तोड़ना है, किसी को भी तोड़ सकते हैं। इस बार हम लोग यहाँ समीकरण सेकेंड से लेते हैं। समीकरण सेकेंड से जब हम लोग समीकरण सेकेंड से लेंगे तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, इसलिए x का इक्वल टू जगह 13 माइनस 3y बटे 2। इसका समीकरण थर्ड नीचे तक दिखाई दे रहा है। 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2 नीचे तक दिख रहा है। अब हम लोग इधर लिख लेंगे। अब देखिए समीकरण 2 को तोड़ा हुआ है, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में सेकेंड में फर्स्ट में x का मान रखने पर 9x - 10y इक्वल टू -12। यहाँ x का मान है 9 × 13 - 3y/2 -10y इक्वल टू -12। 13 गुना 9 करेंगे 117 माइनस 27y/2 माइनस 10y बराबर -12। टोटल करेंगे 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 117 माइनस 27y माइनस 10 दूना 20y बराबर -12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, 117 माइनस 47y बराबर -24। टोटल करेंगे -47y बराबर -24 प्लस -24 माइनस 117। टोटल कर देंगे -47y बराबर 7 4 11 और 11 2 13 1 यानी 2 1 3 1 4 7 21 4 12 2 14 -141 हो गया। इसलिए अगर हम टोटल यहाँ y का वैल्यू निकालेंगे, टोटल कटा देंगे, इसलिए y का मान हो जाएगा हमारा 3। y का मान हो जाएगा हमारा 3। अब हम लोग समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, थर्ड क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y/2। आगे देखेंगे 13 माइनस 3 × 3/2, 13 माइनस 9/2 4/2 बराबर 2। यहाँ हो जाएगा x का मान 2, x का मान 2। फाइनल डिसीजन जब हम लोग लिखेंगे फाइनल में, अतः x का मान 2 y का मान 3। ये हो गया हमारा आंसर, x का मान 2 y का मान 3। x का मान 2 और y का मान 3, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। पहला का बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ, x का मान 2 y का मान 3। ये था हमारा पहला नंबर सवाल, जो कि हम लोगों ने इसको जाना। इसके हम लोग दूसरे सवाल में देखते हैं। दूसरे नंबर सवाल में अब हम लोग इसके दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करें और इसमें
m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। y बराबर mx+3 हो, ये दिया गया है। चलिए अब सवाल को देखेंगे सॉल्व में। यहाँ आपको x या और y का मान निकाल करके इसमें m का मान निकालना है। तो m का मान निकालने के लिए सबसे पहले समीकरण को हमें हल करना पड़ेगा। दिया है 2x+3y = 11 समीकरण फर्स्ट, तथा 2x - 4y = -24 ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। यहाँ लिख देंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट से 2x = 11 - 3y, x = 11 - 3y/2 समीकरण 3 हो गया। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर समीकरण सेकेंड हो गया 2x - 4y = -24, 2 × x का मान 11 - 3y/2 -4y = -24, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखेंगे 11 - 3y -4y = -24, या में लिख देंगे 11 - 7y = -24। इसको आगे लेकर चलेंगे हम लोग, या 11 + 24 = 7y, 7y को ही इधर ला देंगे तो यहाँ हो जाएगा 35 = 7y। इसको कैंसिल कराएंगे तो या 5 = y या y = 5, y का वैल्यू हो गया हमारा 5। अब समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, अब देखिएगा समीकरण थर्ड में जब हम y का मान रखेंगे x बराबर 11 - 3y = 2, तो यहाँ टोटल लग देंगे 11 - 3 × y का मान हो गया 5/2, 11 - 15/2, x बराबर टोटल करेंगे तो -4/2 = -2, इसलिए x का वैल्यू हो गया -2। यहाँ हो गया x का वैल्यू -2। अब दिया है यहाँ, अब इसका कहना है कि m के मान के लिए y बराबर जो है mx+3 है, या हम लोग करेंगे y = m, x का मान हो जाएगा -2 + 3। हम लोग यहाँ लिखेंगे, अब इसके आगे सवाल को यहाँ थोड़ा सा बढ़ा करके लिखेंगे, या y = -2m + 3। हम लोग y का मान लगाएंगे, y का मान निकला हुआ है 5 -3, ये +3 है तो इधर आ जाएगा -3 = -2m, या करेंगे 2 = -2m, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए m बराबर हो गया -1, m का मान हो गया -1, अतः m बराबर -1। क्लियर, ये हो गया इसका आंसर। अतः m का मान यहाँ -1 हुआ। m का मान क्या हुआ? -1, m का मान यहाँ -1 हुआ। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आई? इसको लिख रहे हैं, चलिए लिखिए आप। हो गया, ये उतार लिए ना। आप लोगों को अगर किसी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो ज़रूर से ज़रूर बताएं इसको। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में m का मान निकालने बोला था, m का मान हमने निकाल कर दिखा दिया। अब क्वेश्चन सवाल है, यहाँ जो सवाल है लैंग्वेज वाला है, थोड़ा सा इसको पढ़ना है, तब उसके बाद उसको बनाएंगे लैंग्वेज वाले सवाल में। लैंग्वेज वाला सवाल सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, तभी हम उसको आगे बढ़ेंगे। पढ़ेंगे तभी तो हम लोग बढ़ेंगे, नहीं तो उसको गढ़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें उसे पढ़ना होगा, पढ़ करके उसको देखना होगा क्या कहना चाहता है, उसको समझना होगा, तभी हम उसको बना सकते हैं। जितना भी लैंग्वेज वाला सवाल होगा सबको वही करना है आपको, सबसे पहले पढ़ना है। अब देखिएगा 3 का पहला सवाल हम लिख रहे हैं, 3 नंबर का पहला सवाल है।
यहाँ दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। देखिए सवाल कुछ इस तरह से कहना चाह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। जरा फोकस कीजिएगा दिमाग पर, थोड़ा सा दिमाग पर जोर देना है। यहाँ सवाल को थोड़ा सा बनाने से पहले इसको पढ़ने के लिए सीखना होगा कि सवाल कहना क्या चाहता है। सवाल बना तो देंगे ही, बहुत इजी है, इसका आंसर बहुत इजी है, लेकिन हमें समझना होगा कि आंसर, सिर्फ आंसर पूरा नहीं, समझना होगा सवाल कहना क्या चाहता है। पहले सवाल को पढ़ेंगे, तो पढ़ने के लिए सीखते हैं। दो संख्याओं का अंतर, सवाल है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। वाह क्या बात है। फिर से पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसका मतलब है दो संख्या, कोई दो संख्या है उसका अंतर जो है 26 है। कोई दो संख्या है जिसका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। ये हमें दो मेथड से बनेगा। अगर दो संख्या वाली बात है, पहली संख्या अगर हम x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मान लेंगे, इस तरह से भी बना सकते हैं। इसके अलावे और थोड़ा सा दिमाग एडवांस कीजिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसका मतलब अंतर कब निकालते हैं हम? अगली संख्या में पिछली संख्या को घटा करके। अंतर कब निकालते हैं? अगली संख्या में पिछली संख्या को घटा करके। अगर हम पहली संख्या x मानते हैं, इसका मतलब दूसरी संख्या पहले संख्या से 26 ज़्यादा होगा। पहली संख्या दूसरी संख्या से 26 ज़्यादा होगा, तभी तो उसका अंतर 26 है। b का मान क्या लिखेंगे? x प्लस 26 लिख सकते हैं, x प्लस 26 लिख सकते हैं। याद रखिएगा, जब कभी भी जो अंतर दिया रहेगा, यहाँ इस स्थिति में अंतर दिया रहेगा, तो पहली संख्या अगर हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या में उसको हम लोग जोड़ देते हैं। जितना का अंतर रहेगा दूसरी संख्या के लिए उतना को जोड़ देंगे। यही कंडीशन अगर हमारा योग रहता है तो उस संख्या में पहली संख्या को हम घटा देते हैं, दूसरी संख्या के लिए उस संख्या में पहली संख्या को घटा देते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, अर्थात एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं दो संख्याओं का योग 26 रहता, दो संख्याओं का योग 26 रहता, तब हम क्या करते? तो पहली संख्या हम लोग x मानते, लेकिन दूसरी संख्या के लिए क्या करते? दो गो को जोड़ करके 26 हुआ, दो को जोड़ कर 26 हुआ, तो दूसरी संख्या के लिए क्या हो जाता? हम लोग 26 माइनस x करते, y के लिए 26 माइनस x कर देते दूसरी संख्या के लिए। लेकिन जब यहाँ अंतर रहेगा तो पहले संख्या में हम जोड़ देंगे, जो माने हैं उसमें हम जोड़ देंगे, और जोड़ रहेगा तो जो संख्या दिया हुआ उसमें जो माने हैं उसको घटा देंगे। अब ये डाउट क्लियर, समझ में आ गई? यहाँ तो यहाँ अंतर है, तो दोनों मेथड में से जो मेथड आपको अच्छा लगे उसको हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ देखेंगे हम लोग x y का मान लेकर चलेंगे सॉल्व से। माना कि गणित है भाई, मान लेंगे, माना कि यहाँ सब कुछ मानने से ही चलता है, गणित है या सब कुछ मानने से ही चलता है, मानेंगे तो सब कुछ चलेगा। मान लेते हैं भगवान दीवार में है तो दीवार में भगवान आ जाएंगे, जहाँ जो चीज़ मान लेंगे वहीं भगवान आ जाएंगे, अर्थात जहाँ जो चीज़ मानेंगे। मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं, c भी मान सकते हैं, जो मन में आए उसको मान सकते हैं आप। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या मानिए लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर y, दूसरी संख्या बराबर y, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, पहली संख्या x दूसरी संख्या y। तो प्रश्नानुसार ये कहना चाहता है, प्रश्नानुसार इसका कहना है प्रश्न के अनुसार से दो संख्याओं का अंतर 26 है, अर्थात दो जो संख्या है उसका अंतर जो है ना 26 है।
दो संख्याओं का अंतर 26 है। यहाँ पहली स्थिति में लिख देंगे, यहाँ दो स्थिति है। पहली स्थिति में कहना चाहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है, तो कर दिया 26। तथा दूसरी स्थिति में अब आगे पढ़ेंगे, आधा पढ़े थे, अब दूसरा स्थिति में कह रहा है एक संख्या जो है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक मतलब पहला संख्या जो है दूसरा संख्या का 3 गुनी है, तो x का मान 3y हो जाएगा। x का मान पहला संख्या जो है दूसरा संख्या 3 गुना y, तो 3y। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट। अब देखिएगा प्रतिस्थापन विधि का चैप्टर है, इसका मान उसमें बैठा दीजिए। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, जब हम लोग x का मान रखेंगे 3y माइनस y इक्वल टू 26, यहाँ देख लेंगे 2y इक्वल टू 26, कटा देंगे, टोटल इसको कटाना है, कट जाए इसे, 13 में कट जाएगा, इसलिए y का मान हो गया 13, y का मान हो जाएगा 13। अब लिख देंगे समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर x बराबर 3y, x बराबर 3 गुने 13, इसलिए x का मान हो जाएगा 39। x का मान क्या हो गया? 39। अब फाइनल में हम लोग लिखेंगे इसको मतलब इसका जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, इसका जो लास्ट में आकर के हम लोग जो इसको लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ अब जो माने हैं पहली संख्या, अतः पहली संख्या बराबर x बराबर 39 तथा दूसरी संख्या बराबर y बराबर 13। ये हो गया हमारा आंसर। x का मान 39, y का मान 13, x का मान 39, y का मान 13, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आई ये सवाल समझ में आई? यहाँ तक इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है? कोई डाउट है? अच्छे तरीके से इसको समझ में आ गई? कोई डाउट है तो बताएंगे, ताकि समस्या समाधान हो जाए। समस्या बड़ी नहीं करनी है, समस्या को छू मंतर में इसको गायब कर देना, जैसे आया और यूं गया। सवाल का समस्या जो ना यूं आया और यूं चला गया, अर्थात फिनिश। इसको हम लोग अब समीकरण, ये तीसरा का दूसरे नंबर सवाल में चलते हैं। ये पहला नंबर सवाल था, दूसरा नंबर सवाल देखिए। देखिए इसका दूसरा नंबर सवाल है, दो संपूरक कोनों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट सवाल है और ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। और ज़्यादा फोकस तो करना ही है सब पर, लेकिन इस पर और ज़्यादा। यहाँ सबसे पहले देखना है पूरक और संपूरक बताया है। पूरक का मान होता है 90 डिग्री, पूरक का मान 90, और संपूरक का बात करेगा तो ये हो जाता है आपका 180 डिग्री। पूरक का बात करेगा तो 90 और संपूरक का बात करेगा तो 180 हो जाएंगे। तो यहाँ बोला गया संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। सवाल बड़ा मस्त है। दो संपूरक कोण है। कितना संपूरक कोण है? दो गो संपूरक, दो गो कोण को जोड़ते हैं संपूरक होता है, जिसमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री का, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री का अधिक है।
फिर से बोलते हैं, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दिमाग नहीं समझ रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। फिर से बोलिए उसको, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब 2-4 बार जो मैंने रिपीट किया, इसका मतलब ये हुआ, दिमाग को सोचने के लिए विवश कीजिए, कहना क्या चाहता है। बड़ा कोण जो है छोटका से 18 डिग्री अधिक है, छोटे से 18 डिग्री अधिक है। तो यहां लिखेंगे सॉल्व में, माना कि बड़ा कोण x छोटा कोण बराबर y, यहां मान लेंगे उल्ट इस तरह से। अब प्रश्नानुसार कहेंगे, सवाल क्या है, प्रश्नानुसार में पहली स्थिति में कोण संपूरक है। पहली स्थिति में बोला है कोण दोनों जो जोड़ करके हैं संपूरक हैं। इसका मतलब संपूरक बराबर x प्लस वाई का मान 180 हो गया। संपूरक कहने का मतलब हुआ x प्लस वाई का मान 180। तथा दूसरी स्थिति में देखना है कि कहता है ये बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना। तो बड़ा कोण बराबर हो जाएगा x छोटे से 18 डिग्री अधिक है। छोटे से क्या है, 18 डिग्री अधिक है, छोटे से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, तो x बराबर y प्लस 18 डिग्री। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, या करेंगे y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180, या 2y प्लस 18 डिग्री बराबर 180, या करेंगे 2y बराबर 180 माइनस 18 डिग्री। फिर आगे लेकर चलेंगे हम लोग, या 2y बराबर यहाँ टोटल हो जाएगा 172 डिग्री, 72 88 नहीं 162 डिग्री, या हो जाएगा 2 से कटा देंगे, टोटल हमारा हो जाएगा y का मान 81 डिग्री। y का मान कितना निकला, 81 डिग्री। अब समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, सेकेंड में है x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री, y प्लस 81, x बराबर y का मान हो गया 81 प्लस 18 99 डिग्री। यहाँ x का मान निकला 99 डिग्री। अतः फाइनल डिसीजन में लिख देंगे बड़ा कोण बराबर x बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर y बराबर 81 डिग्री। आंसर क्लियर, बड़ा कोण 99, छोटा कोण 81 डिग्री। यहाँ तक समझ में आई? चलिए आप लोग इसको उतारिए। तो यहाँ तक इसमें समझ में आई, ये सवाल बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें। अब यहाँ सवाल देखते हैं। यही कहना था कि y को हम लोग इधर कर सकते हैं, y को इधर कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, मगर फिर से तो हमें वही कंडीशन भरना पड़ जाएगा। समीकरण फर्स्ट या सेकंड में किसी में से हमें तो x या y का मान निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ x का मान तो क्लियरली दिया गया है इजी मेथड में, क्योंकि सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये चैप्टर प्रतिस्थापन का है। अगर डायरेक्ट एग्जाम में इस तरह का सवाल आता है, सिर्फ ज्ञात करें, तो हम इसको कोई भी मेथड से बना सकते हैं तो चलेगा। मगर यहाँ हम लोग जैसा जान रहे हैं ये प्रतिस्थापन चैप्टर का है, तो इसलिए सारा सवाल प्रतिस्थापन से ही बनाएंगे। यहाँ तो x का मान जब आसान है दिया हुआ है तो प्रतिस्थापन करने के लिए इजी है, तो इसीलिए हम इसको अंदर इधर नहीं लाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका क्वेश्चन 3 में क्या कहना चाहता है।
3 का 3। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपया 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें रुपया 1750 में खरीदी। रुपया 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का कीमत ज्ञात। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का कीमत ज्ञात करें। उसने 3 बल्ले, सॉरी हाँ, तीन छूट गया यहाँ। 3 बल्ले, प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। देखिए कितना आसान सा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डाल। देखिए कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने, कोई भी टीम हो या स्टूडेंट का टीम हो, उसका टीचर कोच होता है। क्रिकेट का टीम हो, उसका कोच होता है। प्लेयर्स का कोच होता है जो कि गाइड करता है, जो कि चलाता है। तो वही क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ला 6 गेंद खरीदा। 7 बल्ला और 6 गेंद, जरा इसको हाईलाइट करेंगे। 7 बल्ला 6 गेंद रुपया 3800। 7 बल्ला 6 गेंद रुपया 3800। बाद में इसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750। हाईलाइट करने के लिए मैंने इसको घेर दिया। देखिए कि एक बल्ला का कीमत कितना है, सबसे पहले यहाँ देखना है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। फिर वही आदमी, वही कोच बाद में 3 बल्ला और 5 गेंद और खरीदा, जिसमें कुल मिलाकर 1750 रुपया लगा। तो बताइएगा कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का कीमत क्या है। तो सबसे पहले तो यह मानने के लिए दिया है कि मानना क्या है, प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद। मानने के लिए तो पहले बोल दिया है कि प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का कीमत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिख देंगे, माना कि प्रत्येक बल्ले की कीमत या मूल्य बराबर x रुपया x। प्रत्येक गेंद की कीमत या मूल्य बराबर रुपया y। एक बल्ला का कीमत x और गेंद का कीमत रुपया y। अब सवाल है यहाँ प्रश्नानुसार से या प्रश्न से पहली स्थिति में। प्रश्न से पहली स्थिति में कितना सुंदर सवाल है। 7 बल्ला अर्थात एक बल्ला की कीमत x है, 7 बल्ला की कीमत 7x, 6 गेंद का कीमत 6y, टोटल हो गया 3800। समीकरण फर्स्ट हो गया। तथा 3 बल्ला 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये हो गया समीकरण सेकेंड। थोड़ा सा गुना करने में इसमें प्रॉब्लम होगा। समीकरण सेकेंड से 3x बराबर 1750 माइनस 5y, x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। ये हो गया समीकरण 3। चलिए बहुत आसान है, समीकरण 3 आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में, सेकंड को तोड़े हैं, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर 7x प्लस 6y बराबर 3800।
7x प्लस 6y बराबर 3800। तो यहां हम लोग देखेंगे 7x, यहां मान क्या निकालना है, x का ही दिया है। 7 गुने 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। 7 से गुना करेंगे, 7 शून्य शून्य, 7 पचे 35, हासिल रहा 3 और 7 सते 49, 3 52, हासिल रहा 5, 7 5 12 माइनस 7 पचे 35y बटे 3 माइनस 6y। या अगर हम लोग यहाँ कंडीशन सीधा कर दें इसका 3 इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 डायरेक्टे में कर देंगे तो 6 या 18y हो जाएंगे। टोटल 6 या 18y बराबर 3800। या कर देंगे टोटल हमने 12250 माइनस 18 17 35, 17y 35 कर जाए 18 नफा में है तो घटा देंगे 17y बराबर टोटल कर देंगे 3800। 38 गुने 3 8 या 24, 4 या 12 2 14, 144 14400 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पर। या माइनस 17y इक्वल टू क्या, प्लस 17 5 7 35, यहाँ 12500, 8 3 24, 3 3 9 2, ओ यहाँ गुना करने में गलती हुआ, 3 3 9 2 11, इसी कारण से तो फंस रहा था। तो यहाँ 12250 में 11400 को घटा देना है बराबर 17y। या 0 में 0 गया 0, 5 में 0 गया 5, यहाँ बच जाएगा 12 में 4 गया 8, यहाँ 11 में 11 खत्म, 850 बराबर 17y, 17 पचे 85, यहाँ हो जाएगा आपका 50, इसलिए y का मान हो गया 50 रुपया। y का मान हो गया 50, अर्थात एक गेंद का कीमत हमें निकल गया। अब लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर y का मान हो जाएगा x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। 1750 घटाओ 5 गुना 50 बटे 3। या करेंगे x बराबर 1750 में 250 घटाना है, 1750 में 250 नहीं 250 हो गया, आपका टोटल हो जाएगा 1500 बटे 3 बराबर 500, इसलिए x का मान हो जाएगा 500। अब एक्सप्लेन में जगह तो इस जगह नहीं है, आप लोग एक्सप्लेन में लिखेंगे, अतः इसका एक्सप्लेन में लिखना है कि एक बल्ले की कीमत, प्रत्येक बल्ले की कीमत x बराबर 500 रुपया। एक्सप्लेन में लिखने नहीं भूलिएगा कि प्रत्येक बल्ले का कीमत x बराबर 500 रुपया और प्रत्येक गेंद की कीमत y बराबर 50 रुपया। y का मान 50, एक गेंद का कीमत 50 रुपया और एक बल्ले का कीमत 500 रुपया, इसको एक्सप्लेन में दिखा देना है। अतः में समझ में आई? जिसको डाउट है बताएंगे, कोई दिक्कत इसमें तो बताना है। चलिए हम लोग इसके अगले सवाल में, तब तक इसको जल्दी से आप लिखिए। यहां तक सवाल समझ में आ गई तो हम लोग चलेंगे इसके चौथे नंबर सवाल में। इसके चौथे नंबर सवाल थोड़ा सा लंबा है तो डायरेक्ट मैं उस सवाल को पढ़ करके बना देता हूं उसको, आप इसको बुक से लिख लीजिए, एनसीईआरटी बुक से। सवाल देखना इसमें 4 नंबर में क्या कहता है। एक नगर में
टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपया 105 है, रुपया 105 है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपया 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति km भाड़ा क्या है? और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? कितना भाड़ा देना होगा? देखिए, थोड़ा सा लंबा सवाल है लिखने में, इसको हम लोग बनाएंगे, थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये कहना क्या चाहता है? एक नगर में, अच्छा एक शहर में टैक्सी, टोटो जो हम लोग चलाते हैं, टैक्सी जो चलाते हैं, उस टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जरा फोकस कीजिए, कहना चाहता है नियत भाड़ा के अतिरिक्त, यहाँ जो दिया गया है सारा का सारा नियत भाड़ा के अतिरिक्त जोड़ा गया है इसको पैसा। नियत भाड़े में अतिरिक्त जो चला है तब जाकर के कुल पैसा हुआ है। मतलब कि किसी भी दूरी के लिए उसका भाड़ा जो है एक नियत है कि इतना रुपया तो लगेगा तो लगेगा। जैसे मान लिया जाए हमारे संस्थान से जो नवगछिया तक की दूरी 20 रुपया किराया फिक्स है, उससे अगर हम 1 किलोमीटर भी आगे बढ़ेंगे उसका हमें अतिरिक्त किराया देना होगा। या हम भागलपुर की तरफ चले, जैसे हम लोग तिलका मांझी तक जाए तो 30 रुपया किराया फिक्स है, उसके आगे हम चले तो उसका भाड़ा हमें अलग से देना पड़ेगा, ये हमारा फिक्स है। ठीक उसी प्रकार से इसमें कुछ अतिरिक्त चला गया, फिक्स के अतिरिक्त, जिस कारण से इतना भाड़ा पड़ा है, तो इस तरह से दिया गया है। तो बताइए कि फिक्स किराया कितना था, अर्थात नियत किराया कितना है प्रति km, और अतिरिक्त किराया प्रति किलोमीटर किस दर से लिया गया है। तो यहाँ मानने के लिए खुद बोला गया है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो यहाँ लिख देंगे सॉल्व लिख करके बहुत इजी से, माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया तथा अतिरिक्त प्रति किमी भाड़ा बराबर y रुपया। प्रश्न के अनुसार से कहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया देते। नियत किराया पहली स्थिति में जैसे बताया गया है, पहली स्थिति में भाड़ा नियत वाला फिक्स है, अर्थात x तो फिक्स है। अब जितना एक्स्ट्रा हम चलेंगे वो जुटेगा। 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा में चले हैं तो 10y, टोटल पैसा हमको देना पड़ा है 105 रुपया। समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः दूसरी स्थिति में क्या कहता है, इसका कहना है दूसरी स्थिति में कि इस बार हमने 15 किलोमीटर चला है, नियत किराया फिक्स है, 15 किलोमीटर चला है तो 155 रुपया दिया। ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया, फर्स्ट और सेकेंड।
अब देखेंगे कि फर्स्ट सेकेंड में समीकरण फर्स्ट से x बराबर 105 माइनस 10y, ये हो गया समीकरण थर्ड। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, सेकेंड में x प्लस 15y बराबर 155, या x का मान हो गया 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। आगे लेकर चलेंगे, या 105 माइनस 10y प्लस 15y, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे 105 प्लस 5y बराबर 155, या कर देंगे 5y बराबर 155 माइनस 105, या 5y बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 105 में 155 में 105 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 50, 5 दहाई 50, इसलिए y का मान हो गया 10 रुपया। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, यहाँ समीकरण थर्ड का मान हो गया x बराबर 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10 गुने 10, 105 माइनस 100, इसलिए x बराबर 5 रुपया। अतः फाइनल डिसीजन में लिख देंगे, अतः नियत भाड़ा 5 रुपया तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया। यहाँ x बराबर था, यहाँ y बराबर 10 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया हो गया आपका, 5 रुपया और 10 रुपया। आप लोग इसको लिखिए, तब फिर से आपको एक बार बता देते। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे। यहाँ जो था नियत भाड़ा, जो चीज़ मानना है कि मानने में प्रॉब्लम कि मानेंगे क्या, जो चीज़ मानना है थोड़ा सा दिमाग पर फोकस दीजिएगा तो सवाल जो पूछता है वही तो मानना है, सवाल जो पूछता है वही तो मानना है। लैंग्वेज वाले सवाल में जो पूछा उसी को मानिए। तो ये बोला नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा x, प्रति किमी भाड़ा अतिरिक्त में y, तो y उसको मान लिए। तो इस तरह से हम लोग इसका सवाल को हम लोग बना लिए। तो कोई दिक्कत है तो फिर से हमें बताइएगा, फिर से मैं इसको समझा दूँगा। तो अभी के लिए हम लोग चलते हैं इसके 5वें नंबर सवाल में। डाउट साउट हो तो क्लियर कर लेना चाहिए। चलिए, इसके 5वें नंबर सवाल में है कि भिन्न वाला सवाल इस बार है। अरे बाबा, उसमें तो सवाल छूटा था कि उसमें प्रति किलोमीटर भाड़ा, अभी उसमें कुछ छूटा था सवाल उसका, अभी 4 में ही कुछ सवाल छूटा हुआ है। उसमें यह भी पूछा गया था, एक व्यक्ति को पुनः 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए किराया x प्लस 25y, x प्लस 25 गुने 10, यहाँ हो जाएगा 5, 5 प्लस 250, टोटल हो जाएगा 255 रुपया। ये उसी सवाल में जोड़ना है 4 नंबर में, 3 के 4 में। वो बोला था कि 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने में उसे कितना रुपया लगेगा, तो उसको लगेगा 255 रुपया। 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसमें 255 रुपये का खर्च आ जाएगा। समझ में आई? तो ये अब चलते हैं हम लोग इसके 5वें नंबर में। ये तो छुट्टिए जाता है उसमें। उसमें ऐड कर लीजिएगा इसको।
5 नंबर में कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें। देखिए, वह भिन्न ज्ञात करें। कितना अच्छे तरीके से सवाल को माइंड पर प्रेशर देने के लिए बनाया। किसी भिन्न में, सबसे पहले जान लीजिए भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, अर्थात भिन्न किसको कहते हैं? जिसको हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग भिन्न कहते हैं। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो यही सवाल है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ देते हैं तो वह 9/11 के रूप में हो जाते हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो वह 5/6 हो जाती हैं। तो वह भिन्न ज्ञात करें। तो यहाँ लिख देंगे भिन्न के लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा अंश और हर। तो यहाँ लिखेंगे माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर हो जाएंगे अंश बटे हर बराबर x बटे y। प्रश्नानुसार आएंगे। प्रश्नानुसार अंश और हर दोनों में x जोड़ देते हैं पहली स्थिति में। प्रश्नानुसार पहली स्थिति में अंश और हर दोनों में x जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं, तो वह 9/11 बदल जाते हैं। तो ठीक है, दोनों में जोड़ दिया, दोनों में जो बोलेगा जोड़ देंगे। अंश में भी 2 जोड़ना, हर में भी जोड़ना है, तो जोड़ दिया। इसको क्रॉस द मल्टीप्लिकेशन करा देना। 11x + 2 9 से y + 2। अब इसको गुना कर देंगे। 11x + 22 बराबर 9y + 18। या कर देंगे 11x - 9y 18 - 22, या तो इसलिए लिख देंगे 11x - 9y बराबर -4। समीकरण फर्स्ट हो गया। इसको आगे लेकर चलेंगे। पुनः दूसरी स्थिति में x/y लिख देंगे। अब कहा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो वह 5/6 हो जाते हैं। अच्छी बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए। 6 से x + 3, 5 से y + 3, 6x + 18, 5y + 15, 6x - 5y 15 - 18, या 6x - 5y बराबर -3। समीकरण सेकेंड हो गया। समीकरण फर्स्ट से 11x बराबर -4 + 9y, x बराबर -4 + 9y/11। ये हो गया समीकरण 3। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर 6x - 5y बराबर -3,
x का मान हो गया तुम्हारा यहाँ -4 + 9y बटे 11, -5y बराबर -3, 6 गुना 4 -24 प्लस 9 छाक 54y माइनस इसके नीचे में 1 है, 11 पचे 55 हो जाएगा। अब बटे डायरेक्ट इसको भिन्न के जोड़ में कर देंगे, यहाँ भिन्न वाले में सरल कर लेंगे। 55y बराबर -3, तो यहाँ टोटल करेंगे -24 -y -33, -24 + 33 बराबर y, इसलिए y बराबर 9, 24 9 33, y का मान हो गया 9। यहाँ तक समझ में आ रही ना, y का मान 9। फिर आप देखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण थर्ड में y का मान रखेंगे, तो y का मान थर्ड में रखेंगे तो x बराबर -4 + 9y बटे 11, x बराबर -4 + 9 गुना 9 बटे 11, x बराबर -4 + 81 बटे 11, x बराबर 77 बटे 11, 77, x बराबर 7, x बराबर 7। इसको बिठा करके इधर लिखना पड़ेगा। x का मान कितना आया यहाँ 7, इसको यहाँ लिखते जाएंगे, यहाँ से x का मान हुआ 7। देखिए सवाल यहाँ था, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि अंश और हर भिन्न के लिए सबसे पहले अंश और हर की हमें आवश्यकता है। अंश और हर का वैल्यू मान लिए, तो अब उसके बाद जो बोला गया है दोनों में जोड़े हैं, तो दोनों में हमने जोड़ा, 9 बटे 11 हो रहा था, 9 बटे 11 किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराए तो समीकरण इस प्रकार से आया 11x - 9y - 4। तो इसको हमने सीधा किया, दूसरे वाले में भी आया, इसको सीधा करने पर x का वैल्यू निकाला, तो यहाँ निकालने पर हमें प्राप्त हुआ y का मान 9 और x का मान 7। इधर हम लोग मिटा देते हैं, इधर आगे 9 और 7 इधर लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट लगाइए, फटाक से इसको कॉपी में नोट्स करते जाना ताकि आसान हो जाए। देखिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ हम लोग माने थे, अतः फाइनल में अंश बराबर x बराबर 7, हर बराबर y बराबर 9, इसलिए भिन्न पूछा है, भिन्न बराबर x बटे y 7 बटे 9, यही आपका करेक्ट आंसर हुआ। भिन्न का मान पूछा है 7 बटे 9, यह भिन्न क्या हो गया 7 बटे 9 आपका भिन्न हो गया। यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम लोग इसके अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। इस चैप्टर का लास्ट सवाल है जो कि 3 का 6 होगा, यानी लास्ट सवाल, इसको हम लोग देख लेते हैं, तब उसके बाद आगे देखा जाएगा। इसका अंतिम सवाल, इसका 6 नंबर अंतिम सवाल। चलिए इसका कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पांच वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से
7 गुनी थी उसकी वर्तमान आयु क्या है? सवाल देखिए, सबसे पहले जब उम्र वाला सवाल रहता है तो अभी क्या वर्तमान में उसका एज चल रहा है ये बात हमें पता होना चाहिए, अभी क्या चल रहा है। तो अभी वर्तमान में x मान लेंगे सॉल्व में। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, अर्थात जैकब है और उसका पुत्र है, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो अच्छी बात है, माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। चूंकि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अभी x है तो 5 साल बाद जुटेगा x + 5, तथा 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पिताजी का उम्र बढ़ेगा, बेटा भी नहीं बैठला रहेगा, बेटा का भी बढ़ेगा, y + 5 वर्ष, दोनों का बढ़ा गया। प्रश्न से पहली स्थिति में 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब का जो आयु है उसके बेटे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुना बेटा का उम्र। 5 साल बाद जैकब का आयु बराबर 3 गुना बेटा का उम्र, 5 साल बाद जो बेटा का उम्र होगा उससे 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना कर दिया, x + 5, 3y बराबर 3y + 15, या करेंगे x + 5 - 3y, या तो डायरेक्ट यहाँ x - 3y, 15 - 5, इसलिए x - 3y बराबर 10। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। पुनः अगला बार बोला है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, अभी x है, 5 साल पहले क्या होगा, तो x में 5 को घटा देंगे, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, अभी बेटा का फलनमा वर्ष उम्र है तो बेटा का भी 5 साल पहले कुछ होगा, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y - 5 वर्ष। अब देख लेंगे हम लोग प्रश्नानुसार दूसरी स्थिति में। पांच वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। x - 5 बराबर 7y - 35, x - 7y बराबर -35 + 5, x - 7y बराबर -30। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। अब हम लोग इसको लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, x बराबर 10 + 3y, ये हो गया समीकरण थर्ड। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, x का मान सेकेंड में रखेंगे तो x - 7y - 30, 10 + 3y - 7y बराबर -30, 10 - 4y बराबर -30, या कर लेंगे 10 + 30 बराबर 4y, या 40 बराबर 4y, 10, इसलिए y बराबर हो गया 10। यहाँ y का मान कितना निकला 10, इसमें y का मान निकला हमारा 10। यहाँ तक दिख रहा होगा, यहाँ y का मान क्या निकला हमारा 10।
यहाँ थोड़ा सा ये लैंग्वेज में है तो सवाल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसको हम लोग इधर साफ करना पड़ेगा। तो यहाँ y का मान 10, इसको यहाँ तक समझ में आया? इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर हमें पूर्व बोलेगा या पहले बोलेगा तो जो वर्तमान उम्र है उसमें हम घटा देंगे जितना वर्ष बोलेगा। अगर बाद बोलेगा या पश्चात बोलेगा तो जितना वर्तमान में उम्र है, जितना वर्ष बाद बोलेगा या पश्चात बोलेगा, उतना हम उसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ वर्तमान उम्र दोनों का माना 5 वर्ष, बाद का उम्र ये दोनों का एक में नहीं दोनों में करना है, काहे कि पिता का बढ़ेगा पुत्र की भी बढ़ेगा, पिता का घटेगा पुत्र का भी घटेगा वर्तमान से। तो यहाँ जो बोला गया इस कंडीशन के अनुसार से y का मान 10 आया। तो हम लोग जब 10 मान रखे, इसको मिटा देते हैं। समीकरण सेकेंड में x का मान रखें। अब हमारा समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर थर्ड का मान हो गया x माइनस x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3 गुना 10, x बराबर 10 प्लस 30, इसलिए x बराबर 40। x का मान अभी 40 आया। यहाँ तक भी लिख लिए हैं, लिख लिए थे ना? चलिए अब लिख देंगे, फाइनल डिसीजन होगा हमारा ये। अतः x का मान 10 आया, y का मान 40 आया, लेकिन यहाँ दर्शाना है अतः जैकब की वर्तमान उम्र x बराबर 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान उम्र y बराबर 10 वर्ष। ये हमारा हुआ 40 और 10, ये हमारा कन्फर्म सवाल हुआ। कोई डाउट इसमें? किसी तरह का डाउट है तो जरूर बताएं, ये समस्याएं समाधान हो जाने चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने इस क्लास में 3.3 जो कि NCERT का सवाल था, 3.3 के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जाना। एक एक सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से एक एक पॉइंट को समझाते हुए हमने समझा, और यहाँ हमने जाना कि प्रतिस्थापन विधि को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, एक का मान दूसरे में प्रतिस्थापित करके। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।